recording. Okay, so as we have discussed कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उप्स कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ऑब्जेक्ट मींस ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, अब तक हम लोग जो कुछ भी प्रोग्राम देखे उसमें डेटा का यूज हो रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपने प्रोग्राम के लॉजिक से और उसके कॉन्सेप्ट का यूज करके, बट रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे थे, रियल एंटिटी का यूज हम लोग नहीं कर रहे थे। तो उसको यूज करने के लिए ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा कि हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके अंदर फंक्शनल मतलब कॉन्सेप्ट के द्वारा हम अपना काम करते हैं, बट रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। और यही कंसेप्ट जो है ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस किया गया और उसको नाम दिया गया सी विथ क्लासेस, और बाद में उसको रीनेम किया गया सी प्लस प्लस से। और जावा जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जावा में हम जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो पहला लाइन ही हम लोग लिखते हैं क्लास, क्लास का नेम। तो कह सकते हैं कि जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि विदाउट क्लास वी कैन नॉट राइट ए सिंगल लाइन ऑफ कोड। इन सी प्लस प्लस वी कैन, अगर हमको ऑब्जेक्ट का काम नहीं है या उप्स के कंसेप्ट का यूज हमको अपने प्रोग्राम में नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्टली वर्ड में लिख करके अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट इन जावा अगर हमको एक सिंपल प्रोग्राम भी करना है, 2 नंबर को ऐड भी करना है, तो भी हम लोगों को क्लास यूज करना है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट कि जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ हद तक समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। कुछ भी रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे टीचर, ठीक है, टीचर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और टीचर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? तो टीचर का क्या होगा? क्वालिफिकेशन होगा, टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे, है ना। टीचर का अपना टीचर का कोड होगा, टीचर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, टीचर का बेसिकली प्रॉपर्टीज टीचर वाइज देखोगे तो इसी टाइप का होगा। ठीक है, अगर पर्सन वाइज देखोगे, एक कोई भी पर्सन, एक आदमी, उसका क्या होगा? हाइट होगा, कलर होगा, है ना, नाम होगा, है ना, आधार नंबर होगा, हर पर्सन का होगा ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर होगा, है ना, क्लास होगा, है ना, सेमेस्टर होगा। ठीक है, चेयर, चेयर का क्या होगा भाई? हाइट होगा, डायमेंशन होगा, कलर होगा, है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है, प्लास्टिक का है कि वुड का बना हुआ है। कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका भी अपना एक प्रॉपर्टी होगा। तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। हमेशा याद रखो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होता है। यूज नहीं मतलब उसको कह सकते हो डिस्क्राइब करना, है ना, या उसके द्वारा मैनिपुलेशन कुछ करना उस प्रॉपर्टी को, इसके लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं। हालांकि वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। अभी बेसिकली कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज a methodology or paradigm to design a program using classes and objects। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग उप्स कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट। और उप्स का कुछ अपना कंसेप्ट होता है जिस कंसेप्ट का यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जो भी होता है वो हम करते हैं, और उसके में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या मेंटेनेंस हो, उसमें हम लोग इस सारे कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सा कंसेप्ट है? तो सबसे पहले क्लास, सबसे पहले क्लास। ठीक है, क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलकर पढ़ते हैं क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट। फिर है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। दीज आर उप्स कंसेप्ट, दीज आर उप्स कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखें कि ये क्या है। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट।
ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास में हम ये नहीं कह सकते कि पहले ऑब्जेक्ट या बाद में ऑब्जेक्ट, या पहले क्लास या बाद में क्लास। बेसिकली ये बोथ जो है ना, ये दोनों सेम है। दरअसल क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब एक घर हम बनाते हैं तो घर का एक नक्शा होता है, दैट इज क्लास। ठीक है, वो नक्शा है, बट रियली क्या होगा, तो जब वो घर बनेगा तो दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहता है ऑब्जेक्ट एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी होगा, एक स्टेट होगा, एक बिहेवियर होगा। दिस इज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए टीचर, ए स्टूडेंट, ए चेयर, ए कीबोर्ड, ए बाइक, ए पेन, ए पर्सन, ए डॉक्टर, है ना, एन इंजीनियर, है ना, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है, क्लास का एक कॉपी है। ठीक है, क्लास का एक कॉपी है। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। अब हम लोग जब एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं, बट कहता है कि वो जो क्लास है ना, वो क्लास मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है, मेमोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो जो है अपने ऑब्जेक्ट जो है वो अपने हिसाब से, जिसको जो जो डेटा का मतलब ये करना होता है, उन सब के हिसाब से वो अपने मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। ठीक है, मतलब क्लास जो है वो मेमोरी रिजर्व नहीं करता है, मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है। कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। कब करता है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और मेमोरी एलोकेट करते हैं, दोनों, है ना। सिर्फ क्रिएट करने से भी नहीं होगा, हालांकि जावा में तो दोनों एक ही साथ होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ क्लास यूजिंग डॉट ऑपरेटर। और ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकली क्या यूज है, तो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। क्लास के मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर रोल नाम, स्टूडेंट नाम का मान लो एक क्लास है, मान लो स्टूडेंट नाम का एक क्लास है और उसका एक प्रॉपर्टी है रोल नंबर, तो हम डायरेक्टली रोल नंबर लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का रोल नंबर है। ठीक है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है वो, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1। ठीक है, S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, और S1 डॉट रोल नंबर लिखेंगे तो वो बता रहा है कि ये रोल नंबर S1 का है, स्टूडेंट 1 का है। फिर S2 बनाएंगे तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका जेंडर, उसका मार्क्स, उसका जो भी डिटेल है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। जब भी उसका यूज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है क्लास। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोल्ड थोड़ा कर देते हैं क्योंकि ये एक टॉपिक है, क्लास ऑब्जेक्ट। कहता है ए क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्लास जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें कि कौन कौन सा डाटा है, नहीं है, वो सब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज होगा, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बट क्लास सिर्फ लिख देने से उसके कोई भी मेंबर को हम यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें। नेक्स्ट, क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस, इट इज लॉजिकल एंटिटी। क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, क्लास को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। और जैसा कि हम पहले ही बताए कि क्लास जो है वो स्पेस कंज्यूम नहीं करता है, एलोकेशन नहीं करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस एलोकेट करता है। ठीक है, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंट x लिखते हो तो x मेमोरी एलोकेट करता है, बट क्लास स्टूडेंट लिखते हैं और उसके अंदर इंट रोल नंबर लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, है ना, स्ट्रिंग जेंडर लिखते हैं, तो इतना सारा कुछ लिखने के बावजूद भी वो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा जब तक कि हम स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मतलब वो हम बताते हैं आगे चल के, जब तक हम
ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं करेगा। क्लास कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड। क्लास के अंदर क्या होता है, एक क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर होता है, मतलब जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग कहते हैं डेटा मेंबर, और जो फंक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं मेंबर मेथड। ठीक है, सी प्लस प्लस में कहते हैं मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन कहते हैं, और डेटा मेंबर कहते हैं, यहाँ पर डेटा मेंबर ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि सी प्लस प्लस में मेथड नहीं, उसको फंक्शन कहा जाता है, तो उसमें हम लोग मेंबर फंक्शन करते हैं, यहाँ हम लोग मेंबर मेथड करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है सबको समझ में आया। जस्ट रिप्लाई, क्विक रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्विक रिप्लाई। वी हैव ऑलरेडी पास्ट 30 मिनट्स। क्विक रिप्लाई, क्लास ऑब्जेक्ट सबको समझ में आया, गुड गुड। नेक्स्ट इज अच्छा, same thing is repeated. Okay, okay, then I will delete this. Example: a student class has properties or data member like roll number, name, gender, etc., as well as behavior. Or member methods like reading, writing, etc. And to access these member, we create object of class like S1, S2. मतलब जो भी अभी समझाए उसको यहाँ पर लिखा गया है कि स्टूडेंट नाम का अगर एक क्लास है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या क्या डेटा मेंबर हो सकता है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, है ना, और उसके अंदर मेथड्स क्या क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है ना, उसका मार्क्स कैलकुलेट हो सकता है ना, उसका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। तो डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए ही मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और मेंबर मेथड हो या डेटा मेंबर हो, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे S1 S2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनहेरिट। ठीक है, इनहेरिट कहता है ना कि कुछ चीज जो है आदमी अपने अपने क्या कह सकते हो, मतलब अपने पहले के जेनरेशन से, अपने पिताजी, अपने दादाजी के मतलब उनके आधार पर जो है हमारे अंदर भी वो चीज आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, है ना, जेनेटिक, जिसको जेनेटिक कहते हो, यहाँ पर उसको इनहेरिटेंस कहा जा रहा है ना। नहीं कहता है कि संस्कार जो है ये तो पहले से चला आ रहा है तो वो कैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो आते जाते रहता है, बट संस्कार जो है वो बहुत बड़ा चीज होता है और वो जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, इनहेरिटेंस, वो चीज जो है वो हमको मिलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फंक्शन है, मेथड है, डेटा है, और हम चाहते हैं दूसरे क्लास में भी वो सारा डेटा का यूज करना, तो हमको फिर से दूसरे क्लास के लिए सारे चीजों को नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज करते हैं। मतलब पहले से अगर किसी क्लास के अंदर मान लो मार्क्स पड़ा हुआ है, पहले से किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट का मार्क्स पड़ा हुआ है और हमको दूसरे क्लास में उसका रिजल्ट निकालना है, तो हम फिर से मार्क्स नहीं लेंगे, हम रिजल्ट वाले क्लास को क्या करेंगे, मार्क्स वाले क्लास से इनहेरिट करवा देंगे। ऑटोमेटिकली रिजल्ट वाले क्लास में मार्क्स का डेटा आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? ऊपर वाले क्लास से, मार्क्स वाले क्लास से। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी है, तो रिजल्ट निकालने के लिए हमको फिर से स्टूडेंट का डाटा नहीं चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का पर्सनल डाटा जो है इनहेरिट करवा देंगे और
ऑटोमेटिकली रिजल्ट में हमारा वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है कि हमको उस चीज के लिए एक बार जब हमने लिख दिया तो हमको दोबारा हर बार उस चीज को नहीं लिखना पड़े, हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस के द्वारा उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो यहाँ कहता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट or class acquires all the properties and behavior of another class, it is known as inheritance. एक क्लास जब दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है ना, तो उसे क्लास में हम लोग उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। द क्लास विच इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास। जो क्लास प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है वो चाइल्ड क्लास कहलाता है। जैसे कि कोई लड़का अपने पिताजी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, उसके पिताजी अपने लाइफ में जो कुछ भी कमाए हैं वो उसको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो लड़का है वो कहलाएगा चाइल्ड क्लास और उसके पिताजी कहलाएंगे पेरेंट क्लास। ठीक है, मतलब एंड द क्लास विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। जो इनहेरिट हुआ वो पेरेंट क्लास, जो इनहेरिट किया वो चाइल्ड क्लास, या जो इनहेरिट हुआ वो सुपर क्लास, और जो इनहेरिट किया वो सब क्लास। मतलब सुपर क्लास और सब क्लास भी कह सकते हैं, या फिर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, या फिर बेस क्लास और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम के हैं। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, और हम पहले ही बताए कि ये क्या करता है, तो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट को हमारे प्रोग्राम में देता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब बहुत सारा और मॉर्फिज्म मतलब उसका अलग अलग रूप। कहने का मतलब किसी आदमी का नाम है मान लो राम। ठीक है, हमारे क्लास में राम नाम का 3 लड़का है। एक लड़का जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है, उसका नाम राम है। ठीक है, दूसरा लड़का जो है वो पढ़ने में सही नहीं है, बट वो काफी रेगुलर, पंचुअल और बहुत मतलब सिंसियर लड़का है ना। काफी कह सकते हो कि हर मामले में मतलब पढ़ाई में एवरेज है, बाकी हर मामले में गुड है। ठीक है, वो उसका भी नाम राम है। और तीसरा लड़का राम है, वो कभी क्लास नहीं करता है लेकिन क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो तीनों का नाम राम ही है लेकिन तीनों का रूप अलग अलग है, तीनों का क्या कर सकते हो, स्पेशलिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट वही कहता है कि नाम सेम होगा बट उसका बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे एरिया। ठीक है, एरिया एक मान लो एक एरिया नाम का एक मेथड है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो अलग होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो अलग होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो अलग होगा, है ना। बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, इसके द्वारा हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को अपने जावा में इंप्लीमेंट करते हैं। ये 2 तरीका है इसका, एक मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा ओवरराइडिंग। कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये नाम हम लोग जाने कि there is method overloading and method overriding concept to achieve the polymorphism concept. But in C++, we have function overloading and operator overloading concept. ठीक है, in C++ we have function overloading and operator overloading concept. In Java we have method overloading and method overriding concept. We don't have operator overloading concept in Java. Important point है, ठीक है, we don't have operator overloading concept in Java. Next is abstraction. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो पूरा ना हो, जो पूर्ण ना हो, है ना, जो कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कुछ चीज को दिखा रहे हैं और कुछ चीज को छिपा रहे हैं। ये जो चीज है ये एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल। ठीक है, फोन कॉल, हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि नंबर डायल करके ग्रीन बटन दबाएंगे तो कॉल लग जाएगा।
लेकिन इसके पीछे क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है, वी आर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो हम लोग हो सकता है उसके बारे में कुछ जानकारी रखें, बट एक नॉर्मल यूजर को पता है कि जब हम कॉल बटन पे दबाते हैं तो कॉल लग जाता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म नहीं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है, जो यूजर के जानने लायक बात है, वो उसको केवल बता देते हैं और उसके पूरे के पूरे पीछे के मैकेनिज्म को हम लोग छिपा लेते हैं। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एक कार का ड्राइवर जो है वो केवल ड्राइविंग का कंसेप्ट जानता है कि ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, ये हॉर्न है, लेकिन उसको उसके अंदर जो इंजन काम कर रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मैकेनिक के पास जाता है। ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग द कोड एंड डेटा टुगेदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्लास का डेटा भी होता है और क्लास का मेथड भी होता है। ऑब्जेक्ट क्लास के डेटा को भी एक्सेस करता है, क्लास के मेथड को भी एक्सेस करता है। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ए सिंगल यूनिट, है ना, विच कैन एक्सेस बोथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो दिस इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब कैप्सूल, इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब कैप्सूल, दवा वाला कैप्सूल, है ना, उसके अंदर सारा का सारा केमिकल होता है। जो जो केमिकल चाहिए सारे केमिकल्स को एक साथ मिलाकर और एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं और हमारा जो बीमारी है वो दूर हो जाता है। तो उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास के सारे मेंबर्स उसके अंदर एक सिंगल यूनिट में पैक रहते हैं और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग सारे चीजों को एक्सेस करते हैं और यूज करते हैं। So this is called encapsulation. Binding code and data together into a single unit are known as encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. In Java, object and class is the example of encapsulation. Actually, object, not class. क्योंकि क्लास जो है ना वो लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, तो क्लास भी कर सकते हो, क्लास के अंदर भी दोनों चीज होता है, बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज द बेटर एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो उप्स कंसेप्ट है उसके अंदर कौन कौन सा कंसेप्ट था। ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, रियल टाइम एंटिटी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद क्लास, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है, क्लास के अंदर ही हम लोग जो भी डेटा मेंबर होता है, जो भी वेरिएबल्स होता है, जो भी फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसको वहां पर डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज करता है। कैसे यूज करता है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हम लोग अभी ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट मतलब थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या होता है, एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम नेम डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस में कितने प्रकार का इनहेरिटेंस है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दे रहे हैं। इन जावा वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इन जावा वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओनली 3। ठीक है, बट इन C++ वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हायरार्किकल। फिर से ऑर्डर गड़बड़ा गया। पहला सिंगल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा हायरार्किकल, चौथा मल्टीपल, पांचवा हाइब्रिड। तो मतलब 2 इनहेरिटेंस जो है वो जावा में नहीं होता है। कौन कौन, मल्टीपल और हाइब्रिड। बेसिकली मल्टीपल नहीं होता है और मल्टीपल को मिलाकर हाइब्रिड बना है। तो जब मल्टीपल ही नहीं होगा तो हाइब्रिड कैसे होगा। एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में हटाया गया, उसमें कुछ ड्रॉबैक है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ इश्यू है। तो मल्टीपल और हायरार्किकल को मिलाकर हाइब्रिड बना है। तो जब मल्टीपल ही नहीं है तो हाइब्रिड कैसे होगा।
So we don't have multiple and hybrid inheritance in Java. Sorry, Java, right? But in C++ we have. ठीक है. Abstraction क्या है? Hiding the background details and showing the essential information. Encapsulation क्या है? Wrapping data and methods together, है ना? Is encapsulation like object or class. Everyone understand the basic concept of OOPS? Yes. Reply in the chat box. Quick reply. Everyone. Reply in the chat box. Is it audible to all of you? Is it okay? अब हमारा जो अगला है ना, वो टॉपिक हम लोग आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है. ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है. कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों को कुछ बात तो पता है पहले से. ठीक है, कुछ बात तो पहले से पता है कि क्लास हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं. क्लास का नाम हर प्रोग्राम में लिखते हैं. क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट, अंदर में कोड, कर्ली ब्रैकेट बंद. ये तो सबको पता है. अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर डेटा टाइप और एक्सेस स्पेसिफायर रिटर्न टाइप मेथड में. ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड इन जावा. इंस्टेंस वेरिएबल किसको कहेंगे? ठीक है, ये एक नया वर्ड है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड. क्या होता है? देखो, क्लास के अंदर जो वेरिएबल तुम यूज करोगे, ठीक है, क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर अगर यूज करते हो तो वो लोकल वेरिएबल हो गया. जैसे क्लास के अंदर एक मेथड है ना, मेथड XYZ, उसके अंदर अगर हम XYZ नाम का वेरिएबल यूज करते हैं तो दैट इज लोकल वेरिएबल, दैट इज नॉट इंस्टेंस वेरिएबल. बट हम सिर्फ क्लास के अंदर अगर यूज कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो वेरिएबल है, ये किसी मेथड के अंदर नहीं है, डायरेक्ट क्लास के अंदर है, तो इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल. और जब किसी क्लास के अंदर कोई मेथड नॉन स्टैटिक हो, मतलब उसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया गया हो, तो वो मेथड इंस्टेंस मेथड कहलाता है. वो मेथड इंस्टेंस मेथड कहलाता है. और इंस्टेंस मेथड को हमेशा ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर एक्सेस करते हैं. ये बात का ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो बेसिकली क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं कैसे? क्लास नेम ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और अब तक जो हम लोग सीखे हैं उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगाते हैं. तो क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगाते हैं, तो स्टैटिक जब कीवर्ड यूज हो गया तो दैट इज क्या? दैट इज स्टैटिक मेथड. ठीक है, और ठीक है, हम लोग उसको आगे चल के डिस्कस कर लेंगे. अभी हम लोग बस इतना जाने कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है और मेथड होता है उसको इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड कहते हैं. ज्यादा अभी नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली सब चीज करके देखेंगे तो उस टाइम में हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा. अभी बेसिकली बस नाम समझना है कि क्लास के मेंबर्स को हम लोग इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. ओके, अब एक नया वर्ड यहाँ पर देख रहे हो, एक्सेस स्पेसिफायर. क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर? दोनों जगह पे लिखा हुआ है. ठीक है, the access modifier in Java specifies the accessibility or scope of a field, method, constructor और class. है ना, स्कोप. ठीक है, कि उसका यूज हम कहां से कर सकते हैं, कहां से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, यही होता है हमारा क्या? एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, जो भी कहो. और जावा में टोटल 4 मॉडिफायर है. जावा में टोटल 4 मॉडिफायर है. प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट.
याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, सी प्लस प्लस में 3 मॉडिफायर होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। जावा में 4 होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। और सी प्लस प्लस में अगर उसका मॉडिफायर नहीं लिखें, जैसे यहां पर हम अगर मॉडिफायर का यूज नहीं करें, बिना लिखे हुए अगर काम करें, तो वो प्राइवेट होगा, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा, अपने मन से वो प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन जावा में अगर हम नहीं लिखें तो जावा में बाय बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट, लोग कहते हैं पब्लिक होगा, नहीं, पब्लिक नहीं होगा, वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है। अब ये पब्लिक और डिफॉल्ट क्या होता है, या प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, इसको समझने के लिए अभी ज्यादा नहीं समझना है, ओवरऑल समझो। कोई चीज अगर प्राइवेट है तो इसका मतलब है कि वो केवल तुम ही यूज करोगे, तुम्हारा आधार कार्ड का यूज केवल तुम ही करोगे। ठीक है। तुम्हारा बैंक अकाउंट का यूज केवल तुम ही करोगे। ठीक है। बैंक अकाउंट का यूज तो मान लो कोई दूसरा भी कर सकता है, एटीएम का यूज केवल तुम ही करोगे। ठीक है। तो तुम्हारा अगर डिप्लोमा का डिग्री तुमको मिलेगा तो उसका यूज केवल तुम ही करोगे, है ना। इवन तुम्हारा भाई भी नहीं करेगा, तुम्हारी बहन भी नहीं कर सकती है, वो तुम्हारा प्राइवेट चीज है। उसी तरह से अगर कोई डेटा या मेथड प्राइवेट है तो वो उसी क्लास में यूज होगा जिस क्लास में उसको हम बनाए हैं, वो दूसरे किसी जगह पर यूज नहीं हो सकता है, क्लास के अंदर ही उसका यूज करेंगे। ठीक है। पब्लिक का मतलब, पब्लिक का मतलब जो कोई भी आदमी उसका यूज कर सके। ठीक है। तुम्हारे घर के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में सबसे ज्यादा तुम ही डोनेट किए, जमीन तुम ही दिए, है ना, बनवाने के का भी बहुत ज्यादा तुम ही फंड दिए, बाकी लोग भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किए, लेकिन तुम्हारा वर्चस्व रहा, तुम ही सबसे ज्यादा उसमें काम किए और एक मंदिर बनवा दिए। क्या वो मंदिर प्राइवेट होगा? क्या अगल बगल के लोग उस मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो वो पब्लिक हो गया। ठीक है। ठीक है, वो डाटा तुम्हारा है, बट वो चीज तुम्हारा है, बट वो तुम ही केवल यूज नहीं करोगे, वो सारे लोग यूज करेंगे। ठीक है। मोहल्ला के या कोई भी आदमी चाहेंगे पूजा करना तो वहां जाके पूजा कर सकेंगे। दैट इज पब्लिक। मतलब क्लास के अंदर वैसा मेंबर जिसको हम पब्लिक बनाते हैं उसका यूज कहीं भी किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब कि हमारे पिताजी का जो कुछ भी कह सकते हो असेट है, चाहे जमीन है, बैंक बैलेंस है, या लाइबिलिटी है ना, कर्ज है, लोन है, वो सारा का सारा जो एसेट है या लाइबिलिटी है, उसका यूज या उसको उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक्सेस करना, उसका जिम्मेवारी या उसका जो कुछ भी होगा वो उसके उसके उत्तराधिकारी जो कह सकते हो, नॉर्मली बेटे को ही मिलता है। ठीक है। उसके बेटे को वो सारा चीज मिलेगा, चाहे वो असेट हो चाहे लाइबिलिटी हो। ठीक है। कोई दूसरा आदमी उसका यूज नहीं कर सकता। मार्केट में बेटियों को भी अधिकार दिया गया है, अगर बेटियां ये क्लेम करें कि नहीं, हमको हमको भी प्रॉपर्टी में हक चाहिए, तो फिर लीगल रूप से जो है वो उसको मिलेगा, है ना। बट लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो लोग क्लेम नहीं करती हैं, कि क्या क्लेम करें भाई। ठीक है। तो नॉर्मली लड़के को ही सारा प्रॉपर्टी मिलता है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो केवल उसका बेटा ही यूज कर सकता है, उसके भाई, उसके बहन, है ना, उसका और रिश्तेदार, है ना, कोई नहीं उसका यूज कर सकता है। तो दैट इज प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। ठीक है। अब डिफॉल्ट क्या होता है, ये डिफॉल्ट को तब समझ में आएगा जब हम लोग पैकेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी के लिए डिफॉल्ट और पब्लिक दोनों सेम हो जाएगा, अभी के लिए डिफॉल्ट और पब्लिक दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन जब पैकेज पढ़ेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ में आएगा। दरअसल डिफॉल्ट जो होता है वो पैकेज लेवल होता है, पब्लिक है लेकिन पैकेज लेवल, मतलब सेम पैकेज में ही उसका यूज किया जा सकता है, दूसरे पैकेज में नहीं किया जा सकता। तो अभी हम लोग पैकेज कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। हाँ, हम पैकेज का यूज करते हैं,
हम लोग इंपोर्ट करते हैं पैकेज को, बट हम लोग पैकेज क्रिएट नहीं करते हैं। अभी हम लोग पैकेज क्रिएट करना नहीं सीखे हैं। तो जब हम लोग पैकेज खुद का क्रिएट करेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि अगर वो डिफॉल्ट है तो उसका यूज हम लोग दूसरे पैकेज में नहीं कर पाएंगे, और अगर वो पब्लिक है तो उसको दूसरे पैकेज में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस हम लोगों को ये नाम ध्यान रखना है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। और अभी के लिए केवल हम लोगों को प्राइवेट और पब्लिक में अंतर समझ में आना चाहिए। बेसिकली पब्लिक ही हम लोग अभी यूज करते हैं, तो अभी के लिए बस केवल हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, पब्लिक का यूज करेंगे। पब्लिक मतलब उसका यूज कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को किसी तरह का एब्स्ट्रैक्शन या किसी तरह का डेटा हाइडिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं यूज करना है, बट एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में हम लोगों को पब्लिक लिखना होगा। अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट के रूप में होगा, तो भी मेरा प्रोग्राम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी तक पैकेज कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। तो पैकेज लेवल का चीज अभी हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस करेगा भी नहीं। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में पब्लिक का यूज नॉर्मली करेंगे। अगर हमको उसका होगा कि नहीं उसको प्रोटेक्टेड रखना है, तो प्रोटेक्टेड कब रखेंगे, पिताजी का संपत्ति हमको कब मिलेगा, इनहेरिटेंस में। तो जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब प्रोटेक्टेड का यूज होगा। जब तक इनहेरिटेंस नहीं पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड का कोई यूज नहीं है। ठीक है, प्राइवेट का यूज हो सकता है, वो हम लोग स्पेशल केस में देखेंगे कि प्राइवेट करने से क्या होता है, प्राइवेट क्यों करें। ठीक है, अभी के लिए प्राइवेट का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हो लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक इसलिए लिखते हैं कि उसका यूज कहीं से भी किया जा सकेगा, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक मेंबर्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर सबको समझ में आया, सबको समझ में आया एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ओके, नाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास नेम लिखेंगे, जो भी नाम होगा क्लास का वो नाम लिखेंगे, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। अगर क्लास का नाम है स्टूडेंट तो लिखेंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे S1 या S, है ना, स्टूडेंट S या S1 S2 जो भी देना हो, इक्वल टू न्यू, और फिर हम लोग क्लास नेम लिखेंगे स्टूडेंट और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखो, ये वाला जो पार्ट है न्यू के बाद वाला, दरअसल ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, प्रोफेसर एक नया नाम बोल दिए, खत्म होते होते एक नया नाम आप बता दिए, अभी हमको दिक्कत करेगा, ये क्या बोल दिए कंस्ट्रक्टर, कुछ नहीं है, हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बस हम बता दे रहे हैं कि हम लिख तो रहे हैं क्लास नेम, दरअसल ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस यही समझो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। क्या करने का, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो न्यू कीवर्ड है, ये न्यू कीवर्ड ही मेमोरी को एलोकेट करता है। अगर हम ये न्यू कीवर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बट मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी को एलोकेट करते हैं, और मेमोरी एलोकेट करने के बाद ही वो ऑब्जेक्ट किसी मेंबर को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, है ना। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मेथड क्या होता है, और प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। हालांकि अभी हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास नहीं, पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, उसमें क्लास को हम लोग ऑलरेडी क्रिएट करते ही थे, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, और देखेंगे कैसे हम लोग स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं, कैसे हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और मेथड ओवरलोडिंग कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली आज हम लोग केवल
चीज़ों को समझे कि क्लास क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अगले क्लास में करके देखेंगे कि क्लास कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट जो है क्लास के मेंबर को यूज करता है ना, स्टैटिक मेंबर क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेंबर क्या होता है ना, क्यों हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। तो होपफुली आज के डेट में जो भी बच्चे ज्वाइंट हैं, हालांकि फिर देखते हैं घट गया है स्टूडेंट, तो जो है वो तो ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जो बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्म करें, मतलब फायदा लो भाई, क्या करना है, ठीक है। ये सब चीज तुम्हारा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्या कहा जाए, मतलब बहुत बड़ा चीज है। तुम लोगों को इसका वैल्यू समझ में नहीं आता होगा। तुम लोगों को लगता होगा कि क्लास में अभी हम लोगों को 3D प्रिंटिंग पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक बात है। बट कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत बड़ा चीज है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। ओके, लेट मी फर्स्ट